नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार को आज एक बड़ी सफलता मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके आर्थिक आरक्षण पर मोहर लगा दी। हालांकि आर्थिक आधार पर आरक्षण पर 5 जजों की पीठ थी और इस पीठ में से 3 ने पक्ष में और 2 ने विरोध में अपनी सहमति जताई, लेकिन चूंकि बहुमत 3 का था इसलिए इसको स्वीकार कर लिया गया। अब देश में आर्थिक आरक्षण लागू रहेगा, मतलब 10% का आर्थिक आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा और ये वो लोग होंगे जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए तक की है, उन लोगों को ये सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उनमें जो 3 जज थे, दिनेश माहेश्वरी, JB पारदीवाला और साथ में बेला त्रिवेदी, इन तीनों ने कहा कि नहीं, ये फैसला उचित है और समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए, हर वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। और उनसे कहा कि इससे किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन वही दूसरी ओर चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने तो कहा कि इससे सामाजिक न्याय कमजोर होता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, किसी को बहिष्कार नहीं करना चाहिए, हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। बहरहाल 2 लोगों ने विरोध किया, 3 लोगों ने समर्थन किया और ये आर्थिक आरक्षण पास हो गया। लेकिन इसके साथ में सियासत भी शुरू हो गई। सियासत इस बात पे शुरू हो गई कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसका स्वागत किया और कहा इससे वंचितों को लाभ मिलेगा। 2019 में मोदी सरकार ये फैसला करके वंचितों के लिए एक नया रास्ता खोला था, तो उन्होंने स्वागत किया। लेकिन वही दूसरी ओर उदित राज या अन्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, बल्कि यहां तक कह दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जातिवादी फैसला है, इससे संविधान का उल्लंघन हुआ है। तो विरोध भी किया लेकिन स्वागत भी किया। बहरहाल कुल मिलाकर के आर्थिक आरक्षण लागू हो गया है। अब जब आर्थिक आरक्षण लागू हो गया है तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग को इसका लाभ मिलेगा और मैंने जैसा बताया कि उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए तक है। हालांकि इसका लाभ अभी कुछ लोगों को मिल भी रहा था, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है अब लाभ मिलेगा और ये एक स्थायी रूप से कानून हो गया है। ये संविधान का 103वां संशोधन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अपनी मोहर भी लगा दी, मतलब अब ये पूरी तरीके से लागू होगा। अब दूसरी खबर आज है उत्तर प्रदेश की सियासत से, और इस सियासत में केंद्र बिंदु पर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को झटके भी लग रहे हैं बहुत तेजी के साथ में। आज
आजम खां की जो विधायकी रद्द की गई उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई। एप्लीकेशन में पैरवी की पी चिदम्बरम ने, उन्होंने कहा कि देखिए, जिस दिन फैसला निचली अदालत से आता है उसके दूसरे दिन ही विधायकी जो है खत्म कर दी जाती है और सीट भी रिक्त कर दी जाती है, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका ये तो खुला अन्याय है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है और अब इस पर 9 नवंबर को सुनवाई होगी। लेकिन अगर एक और आजम खां की ये याचिका स्वीकार होती है तो वही दूसरी ओर उनके बेटे अब्दुल्ला की जो जन्म प्रमाण पत्र की याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके उनको एक बड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने जो निर्वाचन रद्द करने का फैसला दिया था वो बिल्कुल सही था और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उनके बेटे को जन्म प्रमाण पत्र पर जो है एक झटका जबरदस्त लगा है। 2017 का चुनाव था, इनके जो प्रतिद्वंदी थे स्वार सीट से कादिर, उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि साहब इनके तो जन्म प्रमाण पत्र ही गलत है, 2 जन्म प्रमाण पत्र। मामला अदालत में गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इनका निर्वाचन रद्द कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज एक आजम खान ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और कहा कि जवाहर विश्वविद्यालय में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। क्यों तैनात किया गया, क्या इसकी आवश्यकता है? हाई कोर्ट ने इस पर विचार करने का निर्णय लिया है। क्या होता है ये पता लगेगा। बहरहाल आजम खां, उनके बेटे, उनकी याचिकाएं अब कोर्ट में है। कोर्ट की शरण में अगर कहा जाए कि आजम खां है तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ में समाजवादी पार्टी की भी जो परेशानियां, मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो है रामपुर, माने जो आजम खां की सीट रिक्त की गई है, उस पर 5 दिसंबर को जो है चुनाव होना है। 8 तारीख को नतीजे आना है, लेकिन इसी 10 नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नामांकन की और 21 तारीख तक नाम वापसी भी होगी, 17 तक नामांकन पत्र दाखिल। ठीक इसी प्रकार जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है, जो मुलायम सिंह के महाप्रयाण से रिक्त हुई है, उसकी भी अधिसूचना जारी हो गई चुनाव की और वहां पर भी 5 दिसंबर को चुनाव, 8 तारीख को नतीजे और 10 नवंबर से नामांकन। अब ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की है, बड़ी संघर्ष की है। कैसे समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों को बचाएगी? हालांकि वो देखा जाए तो जो रामपुर की सीट है उस पर आजम खां का वर्चस्व रहा है, इसमें दो राय नहीं। 10 साल से विधायक, 51% मुस्लिम वोट और देखा जाए तो हाँ आजम, लेकिन आजम की तो रोज मुश्किलें बढ़ रही है। इतने मुकदमे, फिर सजा भी हो गई है, विधायकी भी चली गई है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में रामपुर का जो है अब अपना वर्चस्व कायम रखना आजम खां के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आजम खां बहुत ही
चुनौती के साथ लड़ रहे हैं और रामपुर पर अपना वर्चस्व कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। पता चला है कि आजम खां की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उन्हें रामपुर से टिकट दिया जा रहा है। वो पहले भी विधायक रह चुकी हैं, उनको टिकट दिया जाएगा और टिकट की घोषणा माना यह जा रहा है कि मंगलवार को कर दी जाएगी। और यह भी माना जा रहा है कि अगर रामपुर से तंजीम फातिमा चुनाव लड़ती है तो सपा के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है मैनपुरी, जहां से मुलायम सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे। खुद लड़े हो या अपने भतीजे धर्मेंद्र को लड़ाया हो या फिर अपने पौत्र तेज प्रताप को चुनाव लड़ाया हो, लेकिन वो जीतते रहे। अब उनका महाप्रयाण हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वास्तव में मैनपुरी की जो ये विरासत है ये अखिलेश बचा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि यहां पर ओबीसी का अगर शाक्य जाति का कैंडिडेट आ जाए अथवा कोई ठाकुर कैंडिडेट आ जाए तो उसे सफलता मिल सकती है। इसलिए बहुत ही गहन तरीके से इस पर चिंतन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहज नहीं ले रही है कि नहीं ये तो सीट मुलायम सिंह की है, हम तो कभी नहीं जीते तो अब क्या जीतेंगे। लेकिन नहीं, वो जीतने के प्रयास में है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तक को लगा दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सपा किसको लाएगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि कल यहां पर भी जो ऐलान हो जाएगा और कहते हैं कि परिवार में जो बना है उस हिसाब से तेज प्रताप सिंह को कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। तेज प्रताप सिंह 2014 में चुनाव यहां से जीते थे और मुलायम सिंह ने उनको लड़ाया था। अब जो बात है वो है बस फंसती है शिवपाल की। अब शिवपाल कितना मानेंगे देखने की बात है। कह रहे हैं कि अखिलेश इस समय राजस्थान के दौरे पर हैं और जैसे ही वो लौट करके आएंगे तब निर्णय होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको चर्चा कर रहा था समाजवादी पार्टी की चुनौतियों की और शिवपाल के झटके को। मैंने बताया था कि कैसे जो मुलायम का परिवार है उसने तेज प्रताप का नाम लगभग तय कर लिया है, लेकिन शिवपाल नहीं मान रहे। इंतजार हो रहा है अखिलेश का और कहते हैं कि अखिलेश राजस्थान के दौरे पर है, कल वो आ जाएंगे, उसके बाद नाम की घोषणा भी हो जाएगी। शिवपाल इस समय मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। लोग चाहते हैं कि बताएं कि भाई अब तो तेज प्रताप का नाम तय हो गया, लेकिन अभी दूरी बनाए हुए हैं और कल फैसला होगा। दरअसल शिवपाल बहुत पहले से कह रहे थे कि यदि इस बार नेताजी मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। उन्होंने ये साफ बात कह दी थी। उस समय नेताजी जी भी थे तो उन्होंने कई बार ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। मैंने उनकी जो है इस सीट पर पहले से चाहत रही है, लेकिन बाद में फिर सफाई दी उन्होंने कि नहीं वो
नेताजी लड़ेंगे और मैं ही उनको जिताऊंगा, फिर जिताऊंगा, और जब तक वो चाहेंगे उन सफाई दी। लेकिन शिवपाल चाहते हैं कि मैनपुरी की सीट उनको मिल जाए, और अगर उनको न मिले तो कम से कम उनके बेटे को मिल जाए, आदित्य को। अब सवाल ये उठता है, क्या शिवपाल को एक बार फिर झटका लगेगा? क्योंकि अगर तेज प्रताप का नाम आ जाता है, और तेज प्रताप मैनपुरी से चुनाव 2014 में जीत भी चुके हैं, तो ऐसी स्थितियों में शिवपाल को एक बार फिर झटका लगेगा। फिर क्या करेंगे शिवपाल? क्योंकि अगर यूं देखा जाए तो एक और शिवपाल का जो बयान आता है वो कहीं ऐसा लगता है कि मुलायम परिवार एक हो रहा, लेकिन वहीं कहीं दूसरी ओर ये भी लगने लगता है कि ऐसा नहीं है। शिवपाल कह रहे हैं कि हम निकाय के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और शीघ्र रणनीति बनाएंगे। क्या होगा ये समय बताएगा। और फिर अगर मान लीजिए उनकी दूरियां हो गई तो क्या तेज प्रताप के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा प्रसपा से? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल सब कुछ अदर में है, लेकिन मुलायम परिवार इस बात के लिए अडिग है, एका बनाए रखो, एका बनाए रखो, लेकिन कहां तक चलेगा ये समय बताएगा। इस बीच हम आपको एक खबर और बता दें। नोटबंदी के 6 साल बाद भी नकदी का चलन 72% है। मतलब कैश है तो ऐस है। नोटबंदी के 6 साल हो गए। 8 नवंबर 2016 में ये कानून आया था, जब 500 और 1000 के नोट जो थे वो बंद किए गए थे। उस समय 33.84 लाख करोड़ के आंकड़े में भी जो नकदी का चलन था वो 71.84 लगभग 72% ही था। लेकिन अभी जो 22 अक्टूबर और 2022 को आंकड़ा एकत्र किया गया, उसमें भी यही आंकड़ा निकला कि नकदी का चलन पूरी इस तरीके से 72% ही है। अब ऐसा क्यों हो रहा, जबकि नोटबंदी के समय दावा किया गया था कि हम ये नोटबंदी क्यों कर रहे हैं? ये हुआ था कि काला धन कम करने के लिए। ये गया था कि जो अनावश्यक मुद्रा बाजार में है उसको खत्म करने के लिए। हम डिजिटल से सारा काम करने, सब इस दिशा में काम भी हुआ, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन काम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो स्थितियां विषम है। जो नकदी का चलन है, जो आज से 6 साल पहले 72% था, आज भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यही कारण है कि नोटबंदी को लेकर के हमेशा समय समय पर राजनीतिक, अर्थशास्त्री सवाल खड़े करते रहे हैं। और एक सवाल ये भी खड़ा होता रहा, भाई काला धन कहां गया? काला धन खत्म करने के लिए कहा गया था। यह भी कहा गया था कि इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, लेकिन जो अपेक्षाएं की गई थी वो पूरी नहीं हुई। और आज भी उसी तरीके से नकदी का चलन जारी है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।